जैसे ही मेरे चचा ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मुझको जोरदार थप्पड़ पड़ा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उन्होंने इतना धमाकेदार और इतना जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था कि मैं पूरी के पूरी हिलकर रह गई थी। चचा के तेवर देखकर मैं एक पल के लिए अंदर तक लरस गई, अंदर तक हिल गई और मैं बहुत ज्यादा खौफजदा भी हो गई। उसके बाद मेरे चचा जान ने मुझसे दहाड़ कर कहा, अपनी माँ और बहन को लेकर दफा हो जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, वरना उस हाल पर तुम तीनों को पहुंचा दूंगा कि तुम तीनों की गड़ी सली लाशें भी कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई शिनाख्त भी नहीं कर पाएगा तुम लोग गए कहाँ, समझी। उसके बाद मैं वहां से शर्मिंदा होती हुई रोती धोती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरे चचा ने बहुत बड़ी ज्यादती हम लोगों पर कर दी थी। हमारे बाप के मरते ही, बाप के इंतकाल के बाद ही हमारा सगा चचा हमारे साथ ऐसे हो गया जैसा कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ सलूक नहीं करता। ऐसा वो अपने सगे भाई के बच्चों के साथ और उसकी बेवा बीवी के साथ कर रहा था। मैं यही रो रो कर सोचे जा रही थी कि चचा हमारे साथ कैसा सलूक कर रहा है। ऐसा कोई किसी यतीम के साथ करता है क्या? आखिर वो चाहता क्या है? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम लोग यहाँ से निकल भी गए तो हमारे लिए तो कोई ठिकाना भी नहीं है। क्या ठिकाना होगा हमारे लिए? मेरी माँ सच ही कहती थी मेरे चचा के बारे में। मुझे ये उम्मीद लगती थी कि मेरे चचा को मेरी बात सुनकर कुछ रहम आएगा, अपने भाई की औलादों को देखकर, औलादों की बेबसी और अपने भाई की बीवी की इस हालत को देखकर उससे थोड़ा रहम आएगा। लेकिन मेरी माँ सच्ची कहती थी, वो जालिम और बदबख्त है। मेरे चाचा ने तो मेरे साथ वो सलूक किया कि मैं अपनी नजरों में ही आप गिर गई। तभी मेरी माँ अंदर आई और मुझसे पूछने लगी, हाँ बेटा, कराई तू तेरे चचा से बात? क्या कहा उसने, तेरे जालिम चचा ने? मैंने जैसे ही माँ के मुंह से ये बात सुनी तो मैंने माँ की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर मैं जोर से रोने लगी और मेरी माँ से जाकर लिपट गई। वो मुझसे फिर कहने लगी, मैं पहले ही जानती थी बेटा, मैंने तुझे मना भी किया था, लेकिन तेरी जिद थी इसलिए मैंने तुझे जाने दिया। मगर अम्मा, हमारा चचा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब मुझे रोने के बायस हिचकियाँ आने लगी थी और मैं हिचकियाँ लेते हुए रोते हुए अपनी अम्मा से बोली थी। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटा तू जानती तो है तेरे चचा की आंखों पर हवस और लालच की पट्टियां बन चुकी है। वो अभी कुछ नहीं देख रहा कि वो किसी यतीम के साथ, किसी बेवा औरत के साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। फिर मैंने माँ से कहा, माँ लेकिन हम चचा से चाहते ही क्या है? हम तो उससे सिर्फ हमारा ठिकाना ही चाहते हैं ना, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। वो तो हमसे हमारा सहारा, हमारा ठिकाना ही छीन रहा है। अम्मा तुम भी तो बेहतर जानती हो कि हमारा इस दुनिया में इस छत के अलावा कोई ठिकाना नहीं है और कहीं रह गुजर नहीं हो सकती है। हम तो दर बदर ही हो जाएंगे। माँ रोते रोते अब कहने लगी थी, बेटा तुम्हारे बाप के जाने के बाद, तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद तुम्हारे चचा ने ऐसा सलूक कर दिया है हमारे साथ कि हम खुद की नज़रों में ही गिरने लगे हैं। हम इतने ज़्यादा परेशान तो कभी नहीं हुए थे। तेरे बाप को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तेरा चचा ऐसा आदमी है। अगर तेरे बाप को मालूम होता कि चचा ऐसा निकलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में ही हमें अलग कर देता, हमें रहने के लिए अलग जगह दे देता, ठिकाना हमारा तैयार कर देता। मगर बेटा किसे ये मालूम था कि कल को तुम्हारा सगा चचा ऐसा करेगा और तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन अम्मा, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठकर अपने ही घर को अपने से छिनता हुआ हम नहीं देख सकते अम्मा। रोने से तो अब कुछ फायदा नहीं होगा अम्मा। तो माँ कहने लगी, हम लाचार हैं और बेआसरा हैं बेटा, हम इस जालिम चचा का क्या कर सकते हैं? हम कमजोर औरतें हैं बेटा। रोते रोते अब माँ की हिचकियाँ बंधने लगी। नहीं माँ, हमें हिम्मत करना होगी, हमें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है माँ। मैं हुज़ैफा से बात करूंगी। हुज़ैफा मेरा भाई था और उसी जालिम चचा का बेटा था। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, नहीं बेटा, तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, आखिर वो भी तो उसी की औलाद है, उसी के रगों में भी उसी का खून है और वो भी उसी के नक्शे कदम पर चलने वाला है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि हुज़ैफा भी ऐसा हो। मुझे यकीन है कि हुज़ैफा हमारी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगा माँ। हुज़ैफा मेरा कजिन मेरे उसी चचा का यानी जालिम चचा का बेटा था, लेकिन वो मुझसे थोड़ा बड़ा था। मैंने कुदरती शर्मो हया की वजह से कभी भी हुज़ैफा से बातचीत वगैरह नहीं की थी और वो भी मेरे साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि वो मुझे किसी हद तक दिली दिल पसंद करता है। मगर मैंने उसे उस नज़र से कभी नहीं देखा था, ना ही कभी ऐसा एहसास मेरे दिल में आया था। मैंने तो हमेशा से ही उसे अपना भाई समझा था। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो मैं हुज़ैफा के कमरे में पहुंच गई। पहले तो वो मुझे उसके कमरे में आता देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मेरी सूजी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर वो अच्छी तरह से समझ गया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, गमगीन हूँ। जाहिर सी बात है, घर में जो कुछ भी चल रहा था वो उससे बेखबर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसे बताया कि किस तरह उसका बाप हमें हमारी जायदाद से महरूम करके, धक्के देकर
खुद के ही घर से निकालना चाहता है और निकाल रहा है। मेरी बात सुनकर हुज़ैफा बहुत ज्यादा परेशान हो गया और परेशान होकर वो कहने लगा, ये तो अब्बा जान बहुत ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं तुम लोगों के साथ। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घर उतना ही तुम लोगों का भी है जितना हम लोगों का है। तुम्हारा भी उतना ही इस घर पर हक है। मगर हुज़ैफा, तुम्हारे वालिद तो यानी हमारे चचा जान हमें दुश्मन समझने लगे हैं। वो कहते हैं कि इस जायदाद में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। आप बताइए जरा, हम तो एक दादा की ही औलाद हैं। हमने आज तक हमारे मुंह से कुछ भी नहीं मांगा है। हम 2 बहनें ही तो हैं और एक हमारी बूढ़ी माँ है। आप ही बताइए, हम बेआसरा होकर कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे दहलीज पर हम भीख मांगेंगे? मेरी बात सुनकर हुज़ैफा खामोश हो गया और मुझसे कहने लगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपने अब्बा जी से बात करके देखता हूँ, उनसे बात करूंगा। तो मैंने उससे कहा, ठीक है हुज़ैफा। और मैंने उसकी तरफ तशक्कराना नजरों से देखा और वहां से वापस कमरे में आ गई। हमारे साथ अब बहुत बुरा सलूक होने लगा था। घर के जो नौकर चाकर थे वो भी अब हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि हमारी हैसियत अब इस घर में कुछ भी नहीं बची है, बिल्कुल सिफर हो चुकी है। अगले दिन हुज़ैफा जब हमारे कमरे में आया तो मेरी अम्मा भी मेरे पास बैठी हुई थी। वो आया और आकर कहने लगा, ताई जी, मैंने अब्बा जी से बात कर ली है, मगर वो तो किसी सूरत भी मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो यही रट लगाकर बैठे हैं, यही कहते हैं कि इन्हें हम इस घर से निकाल देंगे। इनका इस घर में, इस जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं है। अब माँ परेशान सी नजरों से मेरी जानिब देखने लगी। तो मैंने कहा, भाई हम अब जाएंगे कहाँ? हम आपसे या फिर आपके बाप से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम कमजोर हैं। हम में तो अपना हक मांगने की भी ताकत नहीं बची है। हमारे वालिद साहब क्या दुनिया से इस गए, हमारे साथ तो अब नौकरों से भी बदतर सलूक शुरू हो गया है। हमारे साथ खुदा के लिए ये जुल्म ना करें, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तभी हुज़ैफा कहने लगा, देखो हसीना, मैं जानता हूँ तुम किस मंजर से गुजर रही हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? यकीन मानो, इसमें मेरा कोई जर्रा बराबर भी कसूर नहीं है। मैं तो तुम लोगों का ही भला चाहता हूँ और मैं आप लोगों को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मगर ताई जान, मैं आखिर करूँ क्या? मेरा बाप बिल्कुल जिद्दी और अक्खड़ आदमी है, ये तो आप भी बखूबी जानती हैं। वो किसी भी तरह बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वो कहते हैं कि ये माँ बेटी अगर इस घर में रह गई तो ये हमारे गले पड़ जाएंगी, लिहाजा अब इन्हें घर से निकालना होगा, इन्हें इस घर से जाना होगा। मेरी माँ हुज़ैफा की ये सारी बातें सुनकर अब जोर जोर से रोने लगी थी और कहने लगी, बेटा हुज़ैफा, अब हम कहाँ जाएंगे? अगर तुम्हारा बाप ऐसा ही करता रहा तो हम किसके दर पर जाएंगे? हम पर थोड़ा रहम करो। हुज़ैफा खामोश नजरों से कुछ देर तक तो हमें देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने पर्रोबान को गांव से बुलवाया है, वो आज रात यहाँ आता ही होगा। पर्रोबान आ गया तो फिर मिलकर हम इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पर्रोबान हमारी वाहिद फुप्पो कमर जहान का बेटा था। कमर जहां हमारी वाहिद फुप्पो थी जो हमारे आबाई गांव में रहा करती थी, जो हमारे दादा का असली घर था। मगर जिस हवेली में हम रह रहे हैं उसी में हमने शुरू से लेकर आज तक परवरिश पाई थी, क्योंकि ये हवेली हमारे दादा ने अपनी मेहनत से जायदाद बनाई थी। अब वापस उस गांव में जाकर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो मेरे दादा का आबाई घर था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।